वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 1 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल परम अनंता के बारे में है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान में जो भी हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल इस सुपर कंप्यूटर में किया गया है। इसे अभी हाल ही में आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया। परम अनंतता इसकी जो पीक परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी है दैट इज ऑफ 838 टेराफ्लॉप। 1 टेराफ्लॉप का मतलब ये होता है कि ये जो कंप्यूटर है वो 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस करने में कैपेबल है विद इन सेकेंड। और यहाँ पे जो टेराफ्लॉप्स हैं दोज आर 838। यू कैन अंडरस्टैंड द कैपेसिटी ऑफ दिस सुपर कंप्यूटर। इसे डिप्लॉय किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा और इसमें शामिल रहा आईआईटी गांधीनगर। एनएसएम का फेज 2 चल रहा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसके तहत भारत में 75 सुपर कंप्यूटर्स का एक पूरा ग्रिड तैयार करना है, जहां पर हम हायर इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को रिसर्च विंग्स को कनेक्ट करेंगे सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये पावर के कंजप्शन को थोड़ा रिड्यूस कर देता है और इससे जो सुपर कंप्यूटर की इफिशियंसी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। कई तरीके के एप्लीकेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं। जस्ट हैव अ नेम लाइक वेदर एंड क्लाइमेट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, मटेरियल साइंस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, इन सभी को इस सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है। परम अनंता इंडिया का 15th सुपर कंप्यूटर है जिसे अभी हाल ही में इंडक्ट कर दिया गया। तो मतलब टोटल इस मिशन के तहत इंडिया नाउ हैज़ 15 सुपर कंप्यूटर्स। इसकी कैपेसिटी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो टोटल जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो 24 पेटाफ्लॉप्स हो जाती है इन्हें कंबाइन करके। जैसे ये जो है ये 838 टेराफ्लॉप का है, तो जब ये 1000 टेराफ्लॉप हो जाएगा ना तो ये 1 पेटाफ्लॉप हो जाएगा। इन दैट केस आप समझ सकते हैं कि जब हम 15 सुपर कंप्यूटर्स की कैपेसिटी को ऐड करते हैं तो 24 पेटाफ्लॉप निकलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के बारे में है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने हाल ही में 10 दिनों का एक प्रोग्राम चलाया जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के लिए। यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है ये जो प्रोग्राम है ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा कंडक्ट किया गया। यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए वो 6 देशों से आए। दोज वर घाना, बांग्लादेश, पेरू, नेपाल, ब्रुनेई और नॉर्वे। आप देखेंगे कि हर कॉन्टिनेंट से जो पार्टिसिपेंट्स थे वो यहाँ पर लगभग पहुँचे हैं। इन कंट्रीज से जो यंगस्टर्स थे वो इंडिया में आए। उन्होंने इंडिया के हेरिटेज, कल्चर और इंडिया की डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है इसके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करी, जानकारी इकट्ठा करी। अगर हम आईसीसीआर की बात करते हैं तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। 1950 में इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। मैं आपको बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे जब देश आज़ाद हुआ, तब की बात हो रही है। ये जो संस्था है ये इंडिया का जो कल्चर है इसे ग्लोबल लेवल पे ले जाने का प्रयास करता है और कई सारे देशों के साथ हम कल्चरल एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। जो काउंसिल है वो इंटरनेशनल मिशन भी ऑपरेट करता है जहाँ पे ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो इंडिया के कल्चर या हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर सकें। इसमें डांसर, पेंटर्स, आर्टिस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो संस्था है वो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी एडमिनिस्टर करता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1965 में की गई थी और अभी ये जो अवार्ड है लास्ट टाइम 2009 में दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनिकॉर्न के बारे में है। यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल जीव है, एक हिरन जैसा जीव जिसका जिक्र हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलता है। वहाँ के कई सारे कॉइन्स पर यूनिकॉर्न बनाया गया है। यूनिकॉर्न का मतलब यहाँ पर रेयरनेस से है, कुछ ऐसा जो बहुत रेयर है। चूँकि यूनिकॉर्न्स बहुत रेयरली इनका जिक्र भी मिलता है, वैसे ये मैथोलॉजिकल हैं तो इन जनरल भी दिखेंगे नहीं। इंडिया जो है इसने अभी 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का एक फिगर अटेन कर लिया है और इसके बाद जो इनका टोटल वैल्यूएशन है वो $300 बिलियन के ऊपर चला जाता है। यूनिकॉर्न इस शब्द को फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था 2013 में एलिन ली के द्वारा। ये एक अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी आइडिया के लिए फंड करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये आइडिया मार्केटेबल है और इससे प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, तो ये किसी भी ऐसे स्टार्टअप को पैसे दे देते हैं कि चलिए आपका आइडिया अच्छा है, आप हमारे पैसे लीजिए और काम करिए। यूनिकॉर्न कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है या वेंचर कैपिटल बैक्ड स्टार्टअप होता है, एक ऐसा स्टार्टअप जिसे किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे दिए हों। अगर वो स्टार्टअप
$1 बिलियन की वैल्यूएशन को अटेन कर लेता है तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाता है। जो वैल्यूएशन है यूनिकॉर्न का, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो उनका है उस ईयर का, उसमें ये वैल्यूएशन $1 बिलियन का दिखे, बल्कि इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ पोटेंशियल। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो एंटिटी है ये 1 बिलियन वर्थ की पहुंच चुकी है, तो उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल इन स्टार्टअप्स की रेयरिटी को शो करता है, मतलब ये स्टार्टअप्स कम संख्या में हैं, रेयर हैं। भारत में स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न की स्थिति क्या है? दुनिया में अगर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें या उनके लिए जो इकोसिस्टम है उसकी बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यूएस और चाइना के बाद, जहां पर यूनिकॉर्न्स की संख्या ज़्यादा है। 44 इंडियन स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया था और अब ये संख्या 100 पहुंच गई है। वर्तमान में अगर आप देखें तो दुनिया में अगर 10 यूनिकॉर्न हैं तो उनमें से एक आपको इंडिया में मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इस प्रोग्राम को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसी रेफरेंस में ये जो प्रोग्राम है ये न्यूज़ में भी आया है। मैं आपको बता दूं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा। 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, मतलब आप लोन लीजिए और आपके लोन पर सरकार आपको सब्सिडी दे देगी, मतलब कुछ लोन के पैसे सरकार अपनी ओर से चुका देगी ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। बेसिकली इसे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पैसे दिए जाते हैं कि आप उसे सेटअप कर सकें। इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है केवीआईसी के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एमएसएमई मिनिस्ट्री के पास ही होता है। कौन है एलिजिबल इस प्रोग्राम के तहत? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना चाहता है वो इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकता है। केवल नए प्रोजेक्ट्स या यूनिट्स के लिए ही पैसे दिए जाएंगे। कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसने अभी तक कोई भी बेनिफिट अटेन ना किया हो, कोई सोसाइटी, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी इसके तहत कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हैं उसकी मैक्सिमम कॉस्ट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है तो 50 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अगर वो सर्विस सेक्टर का है तो यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी आपको फंड मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और मैक्सिमम 20 लाख सर्विस सेक्टर के लिए आप पैसे ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए आप लोन ले सकते हैं और जो लोन आप लेते हैं उसमें 5 से 10% अमाउंट ही आपको देना पड़ता है, बाकी लगभग 90% तक आपको लोन मिल जाता है जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। अब ये जो 90% आपने लोन में उठाया, सपोज करते हैं कि 100 रुपये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, जिसमें से 10 रुपये आपको खुद लगाने होंगे और 90 रुपये मिल जाएंगे आपको लोन के तौर पर। अभी जो 90 रुपये आपको लोन के तौर पर मिलेंगे उसमें सरकार आपको सब्सिडी दे देगी, मतलब इस 90 रुपये में से एक हिस्सा सरकार अपनी ओर से चुका देगी। वो पैसा सीधा बैंक के अकाउंट में चला जाएगा और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि आपने चुका दिया। रूरल एरिया में अगर कोई जनरल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है तो उसका 25% सब्सिडी सरकार दे देगी, और अगर वो कोई स्पेशल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस या माइनॉरिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, या वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिल या बॉर्डर एरियाज, ट्रांसजेंडर, फिजिकली डिसेबल्ड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एस्पायरेशनल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेंट्स हैं, तो भी उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट में 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। लाइक 100 रुपये आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 10 रुपये आपने अपने लगाए, 90 रुपये आपने लोन ले लिए, इस 90 रुपये में 35 रुपये सरकार दे देगी या 25 रुपये सरकार दे देगी। ध्यान दीजिएगा, आपको अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करना होगा, मतलब ये पैसे 3 साल तक सरकार की ओर से आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अर्बन एरिया की भी बात कर लेते हैं। अर्बन एरिया में जनरल कैटेगरी में 15% की सब्सिडी मिलेगी और स्पेशल कैटेगरी में 25% की सब्सिडी मिलेगी। एग्जाम्पलीफाई करते हैं, 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, 10 रुपये आपने अपनी ओर से लगाए, 90 रुपये आपने लोन ले लिए। अब इस 90 रुपये में सपोज करते हैं कि रूरल एरिया में आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो 35 रुपये की सब्सिडी आपको सरकार दे देगी। ठीक है, 35 रुपये की सब्सिडी अगर आपको मिल रही है तो ये बैंक के पास चली जाएगी। ठीक है, बैंक को 35 रुपये मिल गए, लेकिन आपने 90 रुपये चुका दिए हैं, इसे बैंक क्रेडिट नहीं करेगा 3 साल तक। 3 साल तक देखा जाएगा कि आप अपनी वेंचर को अच्छे से रन कर रहे हैं, उसके बाद ही ये 35 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और बाकी का जो भी अमाउंट बचता है दैट विल बी, अगर आप इसमें से घटाएंगे तो 55 रुपये बचेंगे। तो 55 रुपये आप अपना चुकाइए, 35 सरकार ने दे दिए। तो ये फ़ायदा है ना, काफ़ी बढ़िया फ़ायदा है। बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके आप बढ़िया सा एक एंटरप्राइज खोल सकते हैं। जो लोन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है स्टेट टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएन हैबिटेट के बारे में है। यूएन हैबिटेट ने अभी हाल ही में आइडेंटिफाई किया है कुछ बहुत ही प्रेसिंग चैलेंजेस जो भारत में सिटीज़ फेस कर रही हैं। स्पेसिफिक फोकस यहाँ पे रहा जयपुर सिटी का, जिसमें रैपिड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ एंड वीक अर्बन मोबिलिटी, इन दो को हाईलाइट किया गया कि सिटी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है
और मोबिलिटी काफ़ी कम है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट, जो कि यूनाइटेड नेशंस एजेंसी का एक ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। यहाँ पर देखिए, अगर यूएन हैबिटेट की बात चली रही है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऐसी सिटीज़ को डेवलप किया जाए सोशली और एनवायरमेंटली जो फेवरेबल हो, जो नुकसान ना पहुँचाने वाली हूँ। इस इनिशिएटिव को 1900 यूएन हैबिटेट को 1978 में स्टैब्लिश किया गया। यह हेडक्वार्टर्ड है केन्या के नैरोबी में। ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, और इसके मतलब ये एक मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी। हैबिटेट एजेंडा, यूएन हैबिटेट ये जो अपना मैंडेट है, ये अपना एजेंडा जो है वो हैबिटेट 2 का जो एक मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट हुआ हैबिटेट 2, ये हुआ 1996 में, ठीक है। उसी दौरान ये पूरा एजेंडा तैयार किया गया। इसकी मीटिंग जो होती है वो 20 साल में एक बार होती है कॉन्फ्रेंस। तो सेकंड 1996 में हुई थी और जो थर्ड हुई थी वो 2016 में हुई थी ना। तो 2016 में 1996, देन 2006, देन 2016। तो 20 साल बाद जब 2016 में इसकी मीटिंग हुई थी तो 2016 के प्रीलिम्स में इस पे प्रश्न भी पूछा गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, फिन ऑब्जेक्टिव है कि सभी लोगों को शेल्टर मिल जाए और सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट स्टैब्लिश किए जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएन पीस कीपर्स के बारे में है। हाल ही में यूएन पीस कीपर्स डे ऑब्जर्व किया गया। थीम रही पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। यूएन पीस कीपर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं पॉलिटिकल और पीस बिल्डिंग सपोर्ट देकर। मान लीजिए 2 पार्टीज हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए यूनाइटेड नेशंस अपनी ओर से पीस कीपर्स भेजता है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके खत्म होने के बाद या उसे खत्म करवा के तेजी से रिकवरी की जा सके और पीस की ओर जाया जा सके। ये 3 बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब भी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं, दोनों पार्टीज की कंसेंट रिक्वायर्ड है। पीस कीपिंग फोर्सेस इम्पार्शियल रहेंगे, वो किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल 2 कंडीशंस में वो बल प्रयोग कर सकते हैं, एक तो सेल्फ डिफेंस में और दूसरा जो मैंडेट उन्हें दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ज्वाइंट एफर्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का। हर पीस कीपिंग फोर्स को सिक्योरिटी काउंसिल की संस्तुति यानी कि ऑथराइजेशन आवश्यक होता है। यूएन पीस कीपर्स, जिन्हें सामान्यतया ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है, बिकॉज ये नीले कलर के हेलमेट्स पहनते हैं, ये इनका एक कॉमन नाम है। इसमें सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर्स और सिविलियन पर्सनल्स होते हैं। पीस कीपिंग फोर्सेस को मेंबर्स वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी स्वेच्छा से भेजते हैं। जो सिविलियन स्टाफ है वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं जो यूएन सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे होते हैं। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी यूएन मेंबर्स की होती है और यूएन पीस कीपर्स या यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को इसके लिए नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जल जीवन मिशन के बारे में है। 50% रूरल हाउस होल्ड को इंडिया में अब कवर कर लिया गया है अंडर जल जीवन मिशन। ऑब्जेक्टिव यह है कि 2024 तक हम पूरे भारत को इसमें कवर कर लेंगे। इसके तहत हमें 2019 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 55 लीटर पानी देना है, दैट टू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से, यानी कि टोटी के जरिए पानी आएगा। 2024 तक पूरा भारत इसमें कवर होना चाहिए। इसमें हम पानी को एक जन आंदोलन के तौर पे बना रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे मिशन का इंश्योर करता है कि जो भी वाटर सप्लाई सिस्टम अभी है वो अच्छे से फंक्शन करे या हम नए वाटर कनेक्शंस लगाएं। हम ये कोशिश करें कि जो पानी है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। हम पानी को कंजर्व करने का भी प्रयास करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज को ऑगमेंट करेंगे ताकि हमें पीने का पानी मिले भी। खाली टूटी लगा देने से क्या होगा, पानी जाना भी तो चाहिए। हमें ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई सिस्टम को बेहतर करना है और ग्रे वाटर को ट्रीट करना है। जो घरों से उपयोग के बाद गंदा पानी आता है उसे ट्रीट कर लिया जाए। यहाँ पे कुछ लोकेशंस को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी खराब होता है या सूखा वाले जो क्षेत्र हैं, डेजर्ट एरिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना विलेजेस जो आते हैं, इन सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स और कम्युनिटी बिल्डिंग्स में जल्दी से जल्दी टैप कनेक्शंस लगाए जाएंगे। रिवीजन करिए। परम अनंता टेक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, गलत है। ये एक सुपर कंप्यूटर है। इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस 1950 में फाउंड किया मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने, सही है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सही है। यूएन हैबिटेट पेरिस के फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड है, गलत है। कीनिया के नैरोबी में है। यूएन पीस कीपर्स ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं, गलत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द करेक्ट आंसर। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।